हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद है आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और खूब अच्छी तरीके से अपनी मेहनत कर रहे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे। आज गर्मी वास्तव में बहुत है और हम लोग आज की इस कक्षा की शुरुआत भी करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ में जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, क्या वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सबको सब कुछ ओके है, सब कुछ मजे में है कि नहीं है ना? जल्दी से सब लोग बताएंगे। आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग हम आज लोग करने वाले हैं मेरे दोस्त। मैं यहां पर कुछ नाम भी पढ़ देता हूं। बिरबल, कविता कुशवाहा, सोनिया, दामिनी, है ना, हरिराम, बर्मानी, बहुत बढ़िया, प्रजापति दीक्षित, किट्टू मीणा, गुड इवनिंग राजस्थान से, बहुत बढ़िया, है ना, अंकित राजपूत, अभय, वैभव, आकाश, निगम कुमार, ओके, कोमल, मुलायम जी, तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। कल रक्षा बंधन है और कल भी आपकी क्लास रहेगी, कितनी अच्छी बात है। जितने भी मेरी बहनें हैं वो सभी मुझे कल यहाँ डिजिटली राखी बांधेगी और मैं उनकी राखी डिजिटली तरीके से स्वीकार करूंगा। ठीक है, चलिए आइए आज हम एक नए चैप्टर की ओर शुरू करने वाले हैं। एक नया चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है, तो मुद्रा और बैंकिंग। कल मैंने बताया था कि मुद्रा और बैंकिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मुद्रा और बैंकिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको कल बता चुका था। दरअसल कल मैंने बताया था कि मनी एंड बैंकिंग हमारा चैप्टर होने वाला है, आगामी चैप्टर। तो सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक जो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आपको क्या लगता है कितनी सही कहावत है ये वास्तव में सही है या झूठी कहावत है, ये बताइए। हैं? देखो दोस्त, जीवन में एक बात तो हमेशा याद रखना आप लोग, चाहे क्लास के बाद आप लोग मुझे ढेर सारी गाली दे देना चलेगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि जब तक आपकी जेब में नोट नहीं है ना, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है, धन नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अभी घर वाले कुछ समय तक आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद में फिर घर वाले भी आपको छोड़ देंगे, कहेंगे कि यार अब देख लो तुम, तुम्हारे हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी बात को समझना, मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो और कोई नौकरी ले लो, ज्यादा सही है। बिना पैसों के आपका ना तो दोस्त पूछेगा आपसे, नहीं आपके परिवार वाले पूछेंगे, ना कोई पूछेगा। माँ बाप भी एक समय के बाद में फिर वो बोलेंगे कि यार अब कब तक इसको झेलेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, औलाद कभी नहीं बनना है, इसलिए पढ़ना है, पढ़ने पर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, दोस्त भी जब आप फोन लगाओगे ना और कहोगे यार भाई पैसों की आवश्यकता है, 2 बार फोन उठाएगा, 3 बार फोन उठाएगा, चौथी बार फोन उठाना वो भी बंद कर देगा। उसको डर लगने लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि वापस से पैसा मांग ले। इसलिए अपनी औकात बनाओ, अपनी हैसियत बनाओ। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं मेरे साथियों, मनी एंड बैंकिंग। मैंने आपको कल बता दिया था कि मनी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मनी में मैंने बताया था कि मनी में हम सामान्य रूप से क्या क्या पढ़ेंगे। तो मुद्रा में हम पढ़ेंगे मेरे साथियों की मुद्रा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज मनी। तो ध्यान रखिएगा, मनी को समझने के लिए, मुद्रा को समझने के लिए हमें पहले एक बात समझना पड़ेगी और उसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में समझा होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली आपने पढ़ा भी होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना आपने जरूर देखा होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली, आप अगर शहरों में रहते हैं तो शायद आप इस लाभ से या इस बात से वंचित हो सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि आजकल शहरों में इन बातों से भी वंचित रहा गया होगा, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, इसे आप कहते हैं अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप इसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम आप इसे कहते हैं। अच्छी बात है भैया, बार्टर सिस्टम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। क्या बोलेंगे,
एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज हम इसे कहेंगे, या वस्तुओं का आदान प्रदान। क्या बोलेंगे? वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वही आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो मैं एक पंक्ति में यहां लिख देता हूं, वस्तुओं का आदान प्रदान या वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन, लेन देन मतलब एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को खरीदना, क्या कहलाता है मेरे साथियों? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, या वस्तु के बदले वस्तु का लेना। ऐसा भी आप लिख सकते हो आसान भाषा में, वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति। वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्ति, ठीक है। या फिर हम इसे अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो अंग्रेजी में आप एक परिभाषा लिख लो, और वो परिभाषा क्या है? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु है, या आप यहां पर लिख सकते हैं गुड्स। तो मैंने लिखा एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, ये क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है। जैसे गांव में नहीं आता फेरी वाला, गांव में आपने फेरी वाले के बारे में अगर सुना होगा तो मेरे साथियों वो गांव में क्या आता है? सब्जी लेकर के आता है, और आपकी मम्मी जो है वो क्या करती है मेरे साथियों? आपकी मम्मी जो है वह गेहूं देकर के, गेहूं हम व्हीट को बोलते हैं, या अनाज देकर के मेरे साथियों क्या करती है? सब्जियां खरीदती है। अनाज दे करके क्या खरीदती है मेरे साथियों? सब्जियां खरीदती है, सब्जियां खरीदती है, या फिर हम कहें फल खरीदती है, या फिर हम कहें मेरे साथियों फ्रूट्स आप बोल दें इसे अंग्रेजी में, जो भी आप कह दो आपकी भाषा में। तो गेहूं या अनाज देगी मेरे साथियों, है ना, उस व्यक्ति को देगी, और सब्जियां वहां से क्या करेगी? लेगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु की अदला बदली, है ना, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज आप इसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। आ रही बात समझ में मेरे दोस्त? इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, और प्राचीन काल से ये चीजें चली आ रही है, हड़प्पा सभ्यता से ये चीजें चली आ रही है। अगर आपको ध्यान होगा, आपने मेरे साथियों अगर आपने वो मूवी देखी है मोहनजोदारो मूवी, है ना, मुझे आज भी याद है उस मोहनजोदारो मूवी में वस्तुओं का लेन देन होता था। अनाज देकर के चावल लिए जाते थे, या चावल देकर के जो है कुछ और सामान लिया जाता था, है ना। तो यही जो चीज थी ये वस्तुओं का लेन देन था, इसी को बार्टर सिस्टम हम कहते थे। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? इस बार्टर सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी कुछ समस्या थी मेरे साथियों। इसकी समस्याएं क्या थी जरा वो देखो, इस बार्टर सिस्टम की इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी। बार्टर सिस्टम में ना समस्याएं आ रही थी कुछ। क्या समस्याएं आ रही थी? इसकी समस्या क्या क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी बार्टर सिस्टम की, है ना। समस्या कह लो, चुनौती कह लो मेरे साथियों, उसके साथ में चैलेंजेस भी आप लिख सकते हैं। प्रॉब्लम या आप इसे समस्या कह सकते हो, और अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप इसे चैलेंजेस भी कह सकते हो, चुनौतियां भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। नहीं तो कहीं आप मुझे कहो कि सर चैलेंजेस कैसे होगा, तो अभी मैं बताता हूं चुनौतियां कैसे होगा। इसको हम बोलते हैं चैलेंज। तो चैलेंजेस आप इसे कह सकते हो कि चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस आए। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास में कोई वस्तु है, समझना इस बात को, मेरे पास में मान लो केला है, केला, मेरे खेत पर केले की फसल होती है, और मैं जो है ध्यान रखिएगा, मुझे चाहिए मेरे साथियों, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास में केला है और मुझे आम चाहिए। आ रही बात समझ में? मुझे आम चाहिए। तो अब मैं केला लेकर के मार्केट में घूम रहा हूं कि मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, मुझे आम दे दीजिए मेरे साथियों। लेकिन मान लो मुझे कोई आम वाला व्यक्ति मिल भी गया, बड़ी मुश्किल से मिलेगा एक तो, और अगर मान लो मिल भी गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक काम करो, आप मुझसे केला ले लो और मुझे आम दे दो। वो आम वाला व्यक्ति बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो चावल चाहिए। अब वो बेचारा चावल वाले को ढूंढ रहा है, राइस वाले को ढूंढ रहा है, और मैं किसको ढूंढ रहा हूं? आम वाले को ढूंढ रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो ये चुनौतियां है। सबसे पहली बात जो है मेरे साथियों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहली चुनौती तो यही है कि दोहरे संयोग की कमी है ना। तो ध्यान रखिएगा, लेक ऑफ डबल को इंसिडेंस हम इसे कहते हैं, दोहरे संयोग की कमी है। जरूरी नहीं कि मुझे जो आम चाहिए उस व्यक्ति को केला ही चाहिए,
उसे कुछ और भी चीजें चाहिए हो सकती है। अगर गांव में कोई फेरी वाला आया है, सब्जी वाला आया है, और अगर मैं चावल या गेहूं लेकर के उसके पास में जाता हूं या मेरी मम्मी जाती है, तो वो व्यक्ति मना भी कर सकता है, नहीं नहीं आंटी जी, हम चावल या गेहूं नहीं लेते, हम तो मक्का लेते हैं। मक्का, अब मान लो मक्का मेरे पास में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आ रही बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहली चुनौती क्या है, पहली इसके साथ में चैलेंजेस क्या है? तो पहली चैलेंजेस मेरे साथियों ये है, दोहरे संयोग की कमी। क्या है? तो दोहरे संयोग की कमी आप इसे कहते हैं, है ना, लेक ऑफ डबल को इंसिडेंस। तो मेरे साथियों पहला लिखेंगे दोहरे संयोग की कमी, है ना, दोहरे संयोग की कमी आप इसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेक ऑफ को इंसिडेंस, लेक ऑफ डबल को इंसिडेंस, डबल को इंसिडेंस। ये बात ध्यान रखना है। फिर दूसरा चुनौती क्या आ सकती है पता है? दूसरी चुनौती ये आ सकती है कि मैं मान लो केला बेचना चाहता हूं, मुझे आम चाहिए, है ना, समझना इस बात को। मुझे आम वाला मिल भी गया, मैंने उससे कहा भाई मेरे पास से केले ले ले, मुझे आम दे दे, बोले ठीक है कर लेते हैं एक्सचेंज। मान लो वो राजी हो गया, लेकिन इसका मतलब यह है, समझना मेरी बात को, अगर मैं उसे 10 केले दे रहा हूं तो वो मुझे एक ही आम दे रहा है, तो मैं कहूंगा यार गलत बात है यार, मैं तो तेरे को 10 केले दे रहा हूं, कम से कम तो 10 आम तो दे, या 10 नहीं दे तो 5 तो दे। आ रही बात समझ में? लेकिन वो कहता नहीं मेरे पास तो एक ही आम है। अब अगर मैं 10 केले दे करके एक आम लूंगा तो घाटे का सौदा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं मिले। हर कोई व्यक्ति क्या करेगा? कम वस्तुएं देकर के ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदने की कोशिश करेगा। तो इसको आप क्या कहोगे? दूसरी चुनौती है इसके अंदर। और ये चुनौती क्या है मेरे साथियों? ये बात ध्यान रखिएगा, इस चुनौती को आप क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस चुनौती को आप जो है ये कहते हैं मेरे साथियों कि अधिक मूल्य हेतु खोज में व्यक्ति रहता है, इसलिए जो है बार्टर सिस्टम फेल माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अधिक वस्तु कभी नहीं देगा। तो दूसरी जो चुनौती है वो क्या है? अधिक मूल्य हेतु खोज या अधिक वस्तु हेतु खोज, अधिक वस्तुओं के लिए खोज। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सर्च फॉर मच गुड्स, मच और मैनी गुड्स। अगर जिनको काउंट किया जा सकता है उसके लिए मैनी शब्द सही है, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसके लिए मच शब्द, मच वर्ड सही है। तो ये दो चुनौतियां थी, इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हुआ। इसलिए क्या हुआ? बार्टर सिस्टम फेल हो गया। अब मेरे साथियों मनी आई, अब क्या आई? मुद्रा आई। तो मुद्रा आई मेरे साथियों, मुद्रा, और मुद्रा को हम लोगों ने क्या कहा? मनी कहा। अब मेरे साथियों मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यह विनिमय का साधन है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि मुद्रा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आपको यह याद रखना है, यह विनिमय का साधन है। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, तो विनिमय का साधन है या माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप इसे कहते हैं, विनिमय का साधन भी आप इसे कह दीजिए, एक ही बात है मेरे दोस्त। तो विनिमय का माध्यम क्या है? यह आपकी मुद्रा है। तो मनी क्या है मेरे साथियों? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यह विनिमय का साधन है। इसका मतलब है एक कमोडिटी को देकर के दूसरी कमोडिटी को खरीदना या एक्सचेंज करना क्या है? मनी है। एक परिभाषा दी जाती है कि व्हाट इज मनी, तो ध्यान रखिएगा, उसकी एक शानदार सी परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज दैट वर्क्स, ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य, ये किताबी भाषा ठीक नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इससे समझ में क्या चीज आएगी? जो मनी के फंक्शंस है। तो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मनी? मनी के फंक्शंस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मैं एक और परिभाषा यहां पर लिखना चाहूंगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, या डायरेक्ट लिखिए मुद्रा के कार्य। क्या लिखेंगे मेरे साथियों? चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं, मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शंस ऑफ मनी।
कार्य। तो मुद्रा के कार्य या फंक्शंस ऑफ मनी आप इसे कहते हैं कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनी के फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी फंक्शंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य है ना, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। बात पल्ले पड़ रही, मैं क्या बोल रहा हूं? मुद्रा के कार्य में सबसे पहला कार्य है प्राइमरी फंक्शंस, कि मुद्रा के जो फंक्शंस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख रहे हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस और एक को बोलते हैं द्वितीयक कार्य। इसे आप कहते हैं अंग्रेजी में सेकेंडरी फंक्शंस, द्वितीयक कार्य। इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मुद्रा के फंक्शंस को या मनी के फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस क्या है मेरे साथियों? तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी फंक्शंस में एक फंक्शन आता है, वो है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा जो है वो लेन देन का माध्यम है या विनिमय का माध्यम है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इसे कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये क्या है? तो ये विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी फंक्शंस है। क्या है? ये प्राइमरी फंक्शंस है मेरे साथियों। दूसरे जो फंक्शंस है जिसे हम सेकेंडरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या है? तो मेरे साथियों पहला है, इसमें ध्यान रखना, स्टॉक के रूप में या स्टॉक रखना। ठीक है, स्टॉक वैल्यू या स्टॉक वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं। स्टॉक रखना भी आप कह सकते हैं मेरे साथियों, स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू मतलब उसको बचा करके रखना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, तो मैं अपनी सैलरी को बचा करके रखता हूं। क्यों बचा करके रखता हूं? इसलिए बचा करके रखता हूं ताकि भविष्य में मुझे वो चीजें काम आए। तो 10,000 रुपए मेरी सैलरी है और 10,000 रुपए में से मान लो मैं 5,000 रुपए सेविंग में रखता हूं। ठीक है, तो सेविंग में अगर मैं रखता हूं उसको, तो मैं इसलिए रखता हूं, और मैंने कहा 5,000 रुपए में सेविंग में रखता हूं, इसका मतलब उसकी एक वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू है कि मेरे पास में 5,000 रुपए सेविंग में रखे हैं। तो ये स्टॉक वैल्यू, ये सेकेंडरी फंक्शंस का। फिर उसके बाद में अगर मेरे पिताजी का फोन आता है कि बेटा अभी राखी है, बुआजी उआजी को लाना है, तो पेट्रोल, हालांकि पेट्रोल तो वो खुद ही डला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका फोन आता है कि बेटा कुछ सामान लाना है, कुछ पैसा रखा हो तो डाल दे मेरे अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा मैं उनको हस्तांतरण कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मेरे साथियों मैं ट्रांसफर क्या करूंगा? मुद्रा ही तो करूंगा, मनी ही तो करूंगा। तो मेरे साथियों ट्रांसफर क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसफर। और ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं? हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण। हस्तांतरण। तो अगर मैं हस्तांतरण कर रहा हूं तो यह भी मुद्रा का क्या है? सेकेंडरी फंक्शन ही है। अब ध्यान रखना, मैं मार्केट गया, मुझे एक मोबाइल पसंद आया, मेरे पिताजी का मोबाइल खराब हो गया था और मुझे मोबाइल पसंद आया, उस मोबाइल की कीमत थी 10,000 रुपए। अब मेरी जेब में पैसा नहीं था, मेरी जेब में केवल और केवल 4,000 रुपए ही रखा था। तो मैंने क्या कहा कि दुकान पे गया, मैंने कहा यार मेरे पास तो 4,000 रुपए ही है, लेकिन ये मोबाइल तो 10,000 का है, कैसे होगा? तो उन्होंने, ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 4,000 जमा कर दो, 6,000 रुपए की ईएमआई बनवा लो। ईएमआई, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हर महीने आप मुझे एक निश्चित मात्रा में पैसा देते रहना, बाकी बचा हुआ जो पैसा है 6,000 रुपए, वो मुझे हर महीने आप 2-2 हजार रुपए की किस्त कर दो, तो 3 महीने में वो चुकता हो जाएगा, यानी कि मेरी ईएमआई बन गई 3 महीने की। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थगित मूल्य कहते हैं। स्थगित, पेंडिंग वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, ये पेंडिंग वैल्यू है, स्थगित मूल्य आप इसे कहते हैं। तो स्थगित
स्थगित मतलब होता है रोका गया। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रोका गया। तो स्थगित मूल्य का मापक, मुद्रा में ही तो मापते हैं ना उसको, द वैल्यू ऑफ, ध्यान रखिएगा, स्थगित मूल्य का मापक। तो मेरे साथियों ऐसा आप लिखें कि वैल्यू ऑफ पेंडिंग पेमेंट, वैल्यू ऑफ, या मेजरिंग द वैल्यू ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स। पेंडिंग मतलब जो बकाया है, ठीक है, तो इसको आप लिख लें द वैल्यू ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स, आप इसे लिख सकते हैं, या मेजर वैल्यू ऑफ पेंडिंग पेमेंट भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात, ठीक है। तो ये मनी के दरअसल दो फंक्शंस हो गए, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ रही बात समझ में यहां तक? प्रिंट क्या लिखा है? प्रिंट, प्रिंट पाल लोधी जी कह रहे हैं सर मेरे घर वाले कह रहे हैं नाइट में सर सोते नहीं है क्या? सोते हैं, लेकिन माता जी या जो भी आप हैं हमारे सम्मानीय, है ना, दरअसल इनकी परीक्षाएं हैं और आपका सपना ये अच्छी तरीके से पूरा करे, इसलिए हम किसी भी समय इनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हम एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा भी मेहनत करने से बचेगा। तो इसलिए हम मेहनत करते हैं, इसलिए हमारे दोस्त मेहनत करते हैं, ताकि इनका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ये मुद्रा से संबंधित बेसिक सी बात है। अब ध्यान रखना, मैं मुद्रा से संबंधित जो बात बताने वाला हूं, मुद्रा के प्रकार को बताने वाला हूं कि मुद्रा के प्रकार कौन कौन से। आपने कई बार मुद्रा के प्रकार जो है उसके बारे में आपने सुना होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। तो अगला हेडिंग डालेंगे, है ना विवेक भाई, सुनना, मुद्रा के प्रकार की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मनी। मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के कितने प्रकार है? तो भैया मुद्रा के बहुत सारे प्रकार हैं। आपने एक पेपर करेंसी सुनी होगी, पेपर करेंसी। पेपर करेंसी क्या है? तो पहला हेडिंग डालेंगे मेरे साथियों, पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा आप इसे कहते हैं हिंदी में। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले, कागजी मुद्रा, जो कागज से बनाई जाए वो कागजी मुद्रा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, मुझे आज भी याद है, बचपन की बात मैं आपको बताता हूं। बचपन में मेरे पिताजी मुझे दुकान पर भेजा करते थे कि जा बेटा ये सामान लेके आ जा, शक्कर लेके आ जा, चाय पत्ती लेके आ जा, ठीक है। और मैं चला जाता था। लेकिन पिताजी ने एक व्यवस्था कर रखी थी। वो व्यवस्था क्या कर रखी थी? वो व्यवस्था ये थी कि पिताजी एक पर्ची पर लिख करके देते थे मुझे, और वो लिख करके देते थे, ध्यान रखिएगा, वो क्या लिख करके देते थे? वो लिख कर देते थे दुकान वाले का नाम, और कहते थे, उन दुकान वाले का नाम था मेरे साथियों छोटू। तो ध्यान रखिएगा, वो लिख करके देते थे, छोटू भैया मेरे बालक को 1 किलो शक्कर दे देना। लिख करके देते थे, छोटू भैया मेरे बालक को 250 ग्राम चाय पत्ती दे देना। और छोटू भैया साइन करके सामान दे देते थे, और वो अपने लाल डायरी में लिख लेते थे पापा के नाम से, है ना। तो वो ऐसा क्यों करते थे? मतलब पेपर पे लिख करके मुझे देते थे, तो ये पेपर करेंसी है। आ रही बात समझ में? तो पेपर करेंसी या कागजी मुद्रा किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों वह कागज जो जो एक्सचेंज का काम करे, मेरे साथियों जो मुद्रा का कार्य करे। तो पेपर करेंसी का जो निर्माण है ये किससे होता है? तो पेपर से होता है। तो इसका निर्माण लिखिए, फॉर्मेशन, पेपर करेंसी या कागजी मुद्रा निर्माण जो है वो पेपर से होता है, या पेपर से बनी मुद्रा, पेपर से बनी मुद्रा, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पेपर करेंसी आप किसे कहते हैं। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो पेपर करेंसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे साथियों भारतीय नोट।
जो इंडियन पेपर करेंसी है, भारतीय नोट मेरे साथियों, वो एक पेपर करेंसी का एग्जाम्पल है। आपको पता है कि उस पेपर करेंसी का जो कागज है वो कहां पर बनता है, ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको। तो ध्यान रखिएगा, उस पेपर करेंसी का जो कागज है वो अलग अलग जगह बनता है, विशेष रूप से हमारे होशंगाबाद में मेरे दोस्त। तो भारतीय नोट जो है पेपर करेंसी या कागजी मुद्रा का उदाहरण है। इसके अलावा मेरे साथियों अगर बात आपसे पूछी जाए कि ये जो पेपर करेंसी है, समझना मेरी बात को, ये जो पेपर करेंसी है दोस्त, बहुत बढ़िया, ये जो पेपर करेंसी है ये क्या लीगल होती है, क्या ये विधिक होती है? हो सकती है। मतलब अगर सरकार इसे जारी करती है तो ये लीगल है, अगर मेरे पिताजी लिख करके देते हैं तो इलीगल है। आ रही बात समझ में? तो मेरे साथियों ये विधिक भी हो सकती है और ये अविधिक भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये पेपर करेंसी के बारे में मैंने बताया। दूसरा जो करेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं मेरे साथियों स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा या गोल्ड करेंसी, स्वर्ण मुद्रा, गोल्ड करेंसी आप इसे कहते हैं, गोल्ड मनी भी आप इसे कह देते हैं। तो गोल्ड मनी या स्वर्ण मुद्रा आप इसे कहते हैं मेरे साथियों। ये क्या है? तो गोल्ड करेंसी, है ना। तो स्वर्ण मुद्रा आपको पता ही है कि जो सिक्के हैं, सोने के जो सिक्के हैं मेरे साथियों, वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो जो सोने के सिक्के हैं, कॉइन्स, गोल्ड कॉइन आप इसे कहते हैं, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स की हम बात करें तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखिएगा, ये स्वर्ण मुद्रा का एग्जाम्पल है। वैसे ही मेरे साथियों एक आपने सुना होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, या इसी को मेरे साथियों अंग्रेजी में भी प्लास्टिक मनी ही कहा जाता है। तो प्लास्टिक करेंसी आप इसे कह लो, या इसी को प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। तो प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? जिसका निर्माण प्लास्टिक से हुआ हो। प्लास्टिक करेंसी, तो जिसका निर्माण प्लास्टिक से हुआ हो उसे प्लास्टिक करेंसी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बताऊं प्लास्टिक करेंसी में जो एग्जाम्पल है वो क्या आएंगे? तो आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, और मेरे दोस्त आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये मेरे साथियों इसके एक बेस्ट एग्जाम्पल बन करके सामने आते हैं। दरअसल इन्हीं को प्लास्टिक करेंसी कहते हैं। हाँ, एटीएम कार्ड भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके इसके हिस्से हैं। फिर मेरे साथियों सिक्के, सिक्कों को हम बोल सकते हैं कॉइन्स, सिक्के हम कह सकते हैं, सिक्के भी तो मुद्रा है। सिक्कों को भी तो मेरे साथियों एक्सचेंज कर सकते हैं सिक्कों की सहायता से हम सब। तो सिक्कों में क्या क्या आएगा? तो अलग अलग धातुओं से जो बने सिक्के हैं वो सब इसमें आएंगे मेरे साथियों। तो उसे बोलेंगे अलग अलग धातुओं से बने सिक्के। और अलग अलग धातुओं से कौन कौन से सिक्के बनेंगे? जैसे आपको मैं बताऊं, सिल्वर कॉइन्स की हम बात करें, सिल्वर के सिक्के, इसे अंग्रेजी में ही लिख देता हूं, सिल्वर कॉइन्स की हम बात करें मेरे दोस्त, तो जो सिल्वर है, चांदी के सिक्के हैं, है ना, चांदी के सिक्के भी तो विनिमय का माध्यम है। तो चांदी के सिक्के हो गए आपके। उसके अलावा गोल्ड की जो गोल्ड कॉइन्स हो गए आपके, सोने के सिक्के, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स की हम बात करें तो गोल्ड कॉइन्स की हम बात करें, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के आप इसे कहते हैं, सोने के सिक्के आप इसे कह दो, तो ये इसके अंदर आएंगे। सोने के सिक्के भी इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बहुत बेसिक सी बात है मेरे दोस्त, है ना। चलिए, ये इसके प्रकारों के बारे में मैंने बेसिक सी बात की है। प्लास्टिक करेंसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट करेंसी है। अब ध्यान रखना, मुद्रा के प्रकार में मेरे साथियों वस्तुओं का लेन देन जो है आप और भी अन्य तरीकों से कर सकते हैं। तो अन्य प्रकार, अदर्स, अन्य में क्या क्या आप लोग याद कर सकते हैं मेरे साथियों? अदर्स में मैं लिखता हूं, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? तो चेक आपको देखने को मिलेगा, चेक। तो जो सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा जो चेक जारी किए जाते हैं, चेक,
चेक आप इसे कहते हैं, या चेकबुक कह दो आप इसे, है ना। जो चेक है मेरे साथियों वो भी एक प्रकार की मुद्रा का काम ही करते हैं, है ना। वैसे ही मेरे साथियों डिमांड ड्राफ्ट, आपकी मांग पत्र, मांग पत्र, और इसी को डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। डीडी कह देते हैं ना आप लोग, डीडी बोल देते हैं इसको, डीडी, है ना। डिमांड ड्राफ्ट भी इसी का एक हिस्सा है। तो ये सारे के सारे मेरे साथियों ये मुद्रा के प्रकारों के बारे में बात होगी। देखो जो जरूरी है वही केवल बता रहा हूं, बाकी आलतू फालतू कुछ नहीं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सबके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, आप इतना लोड मत लीजिए, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मुद्रा से ही संबंधित में दो चार बातें आपको बताना चाहूंगा, जरा वो समझो। मुद्रा से संबंधित दो तीन बातें क्या क्या है। देखो, अगर मार्केट में करेंसी की हम बात करें, मुद्रा की हम बात करें, मनी की हम बात करें, अगर ज्यादा होगी या कम होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट पर, यह हम आपको बताना चाहेंगे पहले। उसके बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो मुद्रा से ही रिलेटेड है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर मुद्रा बाजार में ज्यादा हो गई, मार्केट में, अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा हो गया, ऐसा समझो इसको। मैंने कहा कि अगर मुद्रा ज्यादा हो गई मार्केट में, अगर मुद्रा आपकी जेब में ज्यादा हो गई तो क्या होगा। अगर आपके पास में पैसा ज्यादा आ गया तो क्या होगा, ये बताइए। अच्छी बात है कि बुरी बात है ये। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है आपकी जेब में पैसा आ गया तो, लेकिन आपके लिए अच्छी बात है ये। देश के लिए बहुत बुरी बात हो सकती है। कैसे हो सकती है, जरा वो समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास में मुद्रा ज्यादा आ गई तो इसका मतलब यह है कि आप डिमांड ज्यादा करोगे। आ रही बात समझ में। डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं। तो अगर आपकी जेब में मुद्रा ज्यादा है या पैसा ज्यादा है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अरे है कि नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। अगर मनी आपकी जेब में ज्यादा है, आपके पास में पैसा ज्यादा है, तो आप सोचोगे कि एसी भी खरीद लेता हूं, कूलर भी खरीद लेता हूं, आईफोन खरीद लेता हूं, ठीक है, और वॉशिंग मशीन खरीद लेता हूं, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, मतलब मजे ही मजे, ऐसा समझ लो आप। क्या, तो मजे ही मजे, ऐसा कुछ मामला आएगा आपको समझ में, और चीन टपाक टमटम वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। तो मुद्रा ज्यादा होने की वजह से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर डिमांड बढ़ती है, समझना मेरी बात को, अगर मांग बढ़ेगी मेरे साथियों, तो मार्केट में किसी भी वस्तु की क्या होगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। उस वस्तु की जो आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी मेरे साथियों, कम हो जाएगी या बाधित हो जाएगी, है ना। जैसे अभी गर्मी के दिनों की मैं बात करूं, मैं दुकान पर गया मेरे साथियों, मॉल गया मैं, और पैसा लेकर के गया था, मेरी जेब में पैसा था, है ना, ध्यान रखना। और मैंने डिमांड करी एसी की, क्योंकि गर्मी बहुत थी। वैसे हर व्यक्ति वहां एसी लेने आया था, एसी की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन एसी की सप्लाई बहुत कम थी। वो कह रहे थे कि एसी नहीं मिलेगा, मुश्किल है आपको मिलना, पूरे मार्केट में नहीं मिलने वाला है। मैंने कहा क्या बात कर दी, बोले हाँ ऐसी बात कर दी हमने। तो मेरे साथियों, अगर डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ही बताइए। कीमत पर, उसकी प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो कीमत ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ बताओ, कीमत ज्यादा होगी या कम होगी। तो ध्यान रखिएगा, डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम होती है और इसकी वजह से कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कीमत अगर ज्यादा हो रही है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर कीमत ज्यादा होगी उस वस्तु की तो हम कहेंगे वहां पर क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, महंगाई होगी। तो कीमत का ज्यादा होना इसका मतलब है कि महंगाई होगी वहां पर, महंगाई। तो महंगाई मेरे साथियों बढ़ जाएगी। और महंगाई के बढ़ने को हम हमारी इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसके लिए शब्द क्या है, मुद्रास्फीति। तो मैंने क्या बताया है कि अगर किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई कम होगी, और उसकी सप्लाई कम होगी तो मार्केट में उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा होती है उसी को बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, और महंगाई होने को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति क्या हो गई है, बढ़ गई है, यह हम कहते हैं। इस मुद्रास्फीति बढ़ गई है, ध्यान रखना क्या हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। एक तो यह कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरे दोस्त, तो दूसरी कंडीशन यह हो सकती है
कि अगर बाजार में या आपकी जेब में मुद्रा कम होगी, अगर बाजार में या आपकी जेब में मुद्रा कम होगी, आपके पास में पैसा नहीं होगा या कम होगा मेरे साथियों, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो मेरे साथियों, पैसा कम होने की वजह से आप वस्तुओं की डिमांड भी क्या करोगे? कम करोगे। देखो, अगर एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर अगर मेरे साथियों पागल के पास भी पैसा है ना, तो वो भी है ना समझदार बन जाता है, ऐसा कहते हैं। हमारे मालवा में कहावत है, और वो आपको समझ में तो आनी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं, है ना, कि पयावे तो वेंडा ने भी अक्कल आई जाए। अब मुझे नहीं पता कितनी समझ में आई नहीं आई है क्या है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मालवांचल में कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा होता है तो पागल को भी अक्ल आ जाती है, उसको भी बुद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पैसा आपकी जेब में नहीं है तो आप डिमांड भी क्या करोगे? मांग भी आप नहीं करोगे, तो मांग इसकी वजह से कम करोगे, और दुकानों पर आपूर्ति या सप्लाई जो है वो मेरे साथियों क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मेरी जेब में पैसा ही नहीं होता तो मैं एसी की डिमांड ही नहीं करता, और अगर एसी की डिमांड ही नहीं करता तो मार्केट में एसी, अगर मान लो मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वह एसी की डिमांड ही नहीं करते, और एसी की सप्लाई बराबर होती, और अगर एसी की सप्लाई बराबर होती तो फिर प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ता? तो कीमत भी मेरे साथियों क्या होती? कम होती, उसकी प्राइस क्या होती? कम होती। ठीक है, सस्ती मिल जाती वो, तो प्राइस भी क्या होगी? कम होगी। अगर प्राइस कम होती है तो इसी को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे? मंदी बोलेंगे, मंदी। और मंदी, ध्यान रखना, मंदी याद रखना है, मंदी बंदी याद नहीं रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, डिप्रेशन हम इसे कहते हैं, तो डिप्रेशन हम इसे कहते हैं, तो मंदी की स्थिति आती है। और इकोनॉमिक्स में ये दोनों स्थिति रहती है, भारत की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो है वो रहती है मेरे दोस्त। ये बेसिक सी बातें समझ में आ गई आपको? अगर ये आ गई है तो फिर आपको आगे हर चीज समझ। भैया ये क्या लिखे हो गुजराती में, नहीं समझ आ रहा है मुझे, है ना? बहुत बढ़िया, तृप्ति का आज बर्थडे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जन्म दिवस की। आप लोग बताएं, क्या यहां तक की बातें समझ में आ रही है? सभी लोग एक बार बता दें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, है ना? बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, इसी से रिलेटेड एक शब्द है, और वो शब्द क्या है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई होता है। तो मैं उस शब्द के बारे में आपको रूबरू करवाता हूं। पहले तो मुद्रास्फीति, ये शब्द आसान शब्द है, अगर आपने इसको समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो हर चीज आपको आसान लगेगी। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और आसान से शब्दों में हमारे साथी लोग जो हैं वो इसे क्या कहते हैं? महंगाई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को महंगाई बोलते हैं। तो मेरे साथियों, महंगाई आप इसे कहते हैं, महंगाई आप इसे कहते हैं, आसान सी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? महंगाई कहते हैं। बहुत ज्यादा मेरे साथियों किसी वस्तु की कीमत अगर ज्यादा हो जाती है तो उसे महंगाई के नाम से संदर्भित किया जाता है। अब ये है क्या दरअसल? आखिर क्या है ये चीज मेरे साथियों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीज क्या है। अगर किसी भी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती है तो मेरे साथियों मार्केट में मुद्रास्फीति जो है वो आ जाती है। इसको मैं पहले लिखता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको ये लिख रहा हूं कि वस्तुओं की कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, ठीक है, वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि मेरे साथियों क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी, द प्राइस ऑफ कमोडिटी,
ठीक है, तो भैया वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मुद्रास्फीति में दो चीजें होती है। महंगाई का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु की कीमत लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसी को हम महंगाई कहते हैं। ये सिंपल सी एक परिभाषा मैंने आपको बताई है। महंगाई किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, महंगाई जो है वो किसे कहते हैं, तो वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को महंगाई कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, ये पेन है मेरे पास में, समझना, ये पेन है मेरे पास में। पेन का एग्जाम्पल इसलिए देता हूं मैं क्योंकि हर बच्चे को ये एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ जाता है। ये पेन है मेरे साथियों, मेरे हाथ में जो पेन है ये पेन है। जब 2005 की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, 2005 में इसी पेन की जो कीमत है ना वो मात्र 2 रुपए हुआ करती थी। कितने रुपए हुआ करती थी, 2 रुपए में मिलता था ये पेन जो मेरे हाथ में है, मैं जिससे लिख रहा हूं। 2 रुपए में ये पेन मिलता था 2005 में, जब मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मेरी अगली अगली कक्षा में आया, 2009 में यही पेन मुझे 5 रुपए का मिलने लगा। ठीक है, जब मोदी जी का राज आया 2014 में, तब ये पेन मेरे साथियों 8 रुपए का मिलने लगा। और जब दोबारा मोदी जी की सरकार आई मेरे दोस्त, तो ये पेन जो है ये 12 रुपए का मिलने लगा। और वर्तमान में 2024 में यही पेन मेरे साथियों कितने रुपए का मिलता है, 20 रुपए का मिलता है। मुझे एक बात बताओ, समय बढ़ने के साथ साथ ये नीचे समय बढ़ रहा है ना कि घट रहा है, आप बताओ यार, ये समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समय बढ़ने के साथ साथ मेरे साथियों मुद्रा की कीमत या मेरे साथियों उसकी वस्तु की जो कीमत है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 2005 में यही पेन 2 रुपए का था, 2009 में यही पेन 5 रुपए का था, 2014 में 8 रुपए का हो गया, 2019 में 12 रुपए का हो गया, और 2024 में ये 24 रुपए का, 20 रुपए का मिलता है। पता नहीं भविष्य में ये पेन हो सकता है 30 या 40 रुपए का भी मिले। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको, बहुत बढ़िया, शानदार। इतनी बात समझ में आ गई आपको, मैंने क्या बताया, बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई। अच्छा, आपने एक और बात सुनी होगी, मतलब मेरे पिताजी तो मुझे कहा करते थे कि जब मेरी जब शादी हुई तब की मैं बात बताता हूं। मेरी शादी में मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक अनुमानतः पैसा अगर लगा होगा तो 10 लाख रुपए तो लग रहा होगा, 10 लाख रुपए लगा होगा, इतना तो तय है। तो पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा हमारी शादी मात्र 5,000 रुपए में हुई थी, मात्र 5,000 रुपए में। मैंने कहा कैसे पिताजी, कहीं ऐसा तो नहीं लव मैरिज कर ली हो आप? तो बोले नहीं बेटा, सारा जो करना था वो सब कुछ हुआ, पूरा जो तरीके से ही हुआ, धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार ही सारी चीजें हुई है ना। हमने भी मेहमानों को खाना खिलाया है, हमने भी वो सारा काम किया है जो एक शादी में, आपकी शादी में किया गया है। तो मैंने कहा कि फिर 5,000 रुपए में कैसे शादी हो सकती है पिताजी, अब तो मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए की शादी हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि वस्तु की कीमत भी तो लगातार बढ़ रही है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वस्तु की कीमत भी जो लगातार है मेरे साथियों, ठीक है, वो बढ़ रही है। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले पहले कम रुपये देकर के ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं हम लोग क्या करते थे, खरीद लेते थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हमें उसी वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं, उसी वस्तु को हमें क्या करना पड़ता है, खरीदने के लिए ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं। तो ये अंतर है, विशेष रूप से ये क्या है, अंतर है मेरे दोस्त। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया, पहले कम रुपये देकर के ज्यादा वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। पहले 1 रुपये में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। और अगर आपने वो दौर देखा होगा जिसमें आप कंचे खेला करते थे, या पहले 1 रुपए की छोटी छोटी गोली आती थी, बिल्कुल वो 1 रुपए की 16 गोली आती थी, मुझे याद है 1 रुपए की 16 गोली आती थी। और कंचे भी पहले 1 रुपए के 16 ही आते थे। समय जैसे जैसे बढ़ता गया, कंचे भी वही है, रुपया भी वही है। उसी 1 रुपये से फिर 12 कंचे आने लगे, या 12 गोलियां आने लगी, 12 जो है वो आने लगा मेरे साथियों। आ रही बात समझ में? फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, फिर 12 से 8 ही कंचे हो गए। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा 4 हो गए, फिर 2 हुए, अब 1 ही हो गया। 1 रुपए का 1 कंचा। और मेरे ख्याल से अब तो 1 रुपए में 1 कंचा भी नहीं आता होगा, मुझे नहीं पता, कई साल हो गए मेरे को। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि पहले कम पैसों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीद लेते थे। ठीक है,
क्यों खरीद लेते थे? क्योंकि उस समय मेरे साथियों जो मुद्रा की कीमत थी वो ज्यादा थी, मुद्रा की कीमत जो थी वो ज्यादा थी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी तो मुद्रा की कीमत क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति में दो चीजों का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति में क्या क्या होता है। तो मुद्रास्फीति में दो बातें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, वस्तुओं की कीमतें जो है, वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ती है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी मेरे साथियों, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। वस्तु की कीमत मेरे साथियों बढ़ेगी। दूसरा, जो जो मुद्रा का मूल्य है वो गिरेगा। तो वैल्यू ऑफ मनी, या इसी को हम बोलते हैं मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या होता है? वो गिरता है, कम होता है। वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? कम होती है। क्योंकि पहले 1 रुपये की वैल्यू ज्यादा थी। वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी ये कैसे पता लगाएंगे? तो अगर हमें कम रुपये देकर के ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं मिल रही है तो हम कहें यार वैल्यू ज्यादा है। और अगर ज्यादा से ज्यादा रुपये देकर के हमें कम वस्तु मिल रही है इसका मतलब वैल्यू कम है। अगर मेरे साथियों अगर कोई गुंडा जाएगा, या गुंडा छोड़ो, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी रास्ते से होकर के जाएगा और सब उसको नमस्ते नमस्ते करेंगे, सब उसके पांव छुएंगे, सब उससे राम राम करेंगे, हाथ मिलाएंगे, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू ज्यादा है। और अगर कोई भी उसको भाव नहीं देगा तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में भी ये नियम लागू होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये बेसिक सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है और दूसरा मुद्रा का जो मूल्य है होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो महंगाई में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम होने लगता है। वैल्यू ऑफ मनी मेरे साथियों वो डिक्रीज होती है। और ध्यान रखिएगा जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये दोनों के अंदर एक मुख्य रूप से जो अंतर है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई? एक बार बताओ सब लोग। अब मेरे दोस्त मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कल भी मैं क्लास लूंगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कल भी मैं क्लास लूंगा, कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल भी आपकी कक्षाएं होगी। तो राखी का त्योहार आप लोग मना लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से। और ध्यान रखिएगा हम लोग जल्दी से वापस से मिलने वाले हैं कल शाम को 9:30 बजे, है ना? तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस बंधन सूत्र को मजबूत करेंगे और खूब लड़ाइयां करना आप छोड़ देंगे, है ना? और भाई बहन की जो लड़ाई है वो लड़ाई कुछ समय की होती है। ठीक है, बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती है और भाई भी अपनी बहन की बहुत ही सुरक्षा करता है। तो ये बंधन हमेशा ऐसा ही रहे। आप हमेशा मरते दम तक मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, अपने भाई बहनों का ध्यान रखें। इसी कड़ी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बाकी कल आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए। इकोनॉमिक्स के अलावा मेरे भाई मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं सुबह बैच में। ठीक है, एक मिनट, ये क्या बच्चा लिख रहा है कमेंट? केवल जादव जी, ओके भाई, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल सर, प्लीज एक दिन की छुट्टी नहीं हो सकती। छुट्टी मेरे भाई, छुट्टी करेंगे तो सिलेबस का नुकसान हो जाएगा, है ना? हाँ, एक बात मैं बता देता हूं, अवसर बैच वाले जो विद्यार्थी हमारे हैं, जीडी वाले, वो लोग छुट्टी मना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन सीजीएल वाले छुट्टी मत मनाना, ध्यान रखना। सीजीएल वाले बच्चे छुट्टी मत मनाना, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो कल आपकी छुट्टी नहीं है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे कल करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय महाकाल, राधे राधे, धन्यवाद।